हाँ, तो हम लोग राष्ट्र का स्वरूप पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने जो राष्ट्र के स्वरूप का प्रथम तत्व है भूमि, उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त की, जो राष्ट्र का प्रथम अंग है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो दूसरा अंग है वो कौन सा है, जन। जन और संस्कृति। जन और संस्कृति, जन जो है वो दूसरा अंग है और जो संस्कृति है वो तीसरा अंग है। तो आइए आज अब हम लोग इसके जन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य दूसरा टॉपिक है, जन। बुक में देखिए, अपनी बुक्स को खोल लीजिए और बुक्स में देखिए कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। सॉरी, फिर से देखिए, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। भूमि माता है, मैं इसका पुत्र हूँ। चलिए पहले हम लोग इसको समझते हैं कि यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर बेटा देखिए, जो राष्ट्र का द्वितीय घटक है कौन, जन अर्थात मनुष्य, उसका वर्णन करते हुए वो लेखक जो हैं वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, वो उनके मन में जो राष्ट्रीय भावना है उसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जो राष्ट्र का द्वितीय घटक है उसके मनुष्य, उसके महत्व का वर्णन कर रहे हैं और उसके साथ ही जो उनके हृदय में विद्यमान राष्ट्रीय भावना है उसको यहाँ पर वो व्यक्त कर रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, वो ये यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कि जो राष्ट्र का प्रथम अंग है वो भूमि है और जो द्वितीय अनिवार्य अंग है वो जन या मनुष्य है। क्या है, प्रथम अंग भूमि है और द्वितीय अनिवार्य अंग जो है वो जन या मनुष्य है। और पृथ्वी पर यदि मनुष्य हो तो राष्ट्र का निर्माण होना संभव है और यदि पृथ्वी पर मनुष्य नहीं होगा तो राष्ट्र का निर्माण जो है वो असंभव हो जाएगा। और भूमि और जन अर्थात उसके जो भूभाग की निवासी है, जनता है, उन दोनों के मिलन से ही राष्ट्र बन सकता है। क्या कह रहे हैं वो कि जो भूमि है और जन है अर्थात मनुष्य है, पृथ्वी है और मनुष्य है, अर्थात उसके भूभाग पर जो निवासी निवास करते हैं और जो जनता है, उन दोनों के मिलन से ही राष्ट्र बन सकता है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि अगर हम जैसे इसको आप इस तरह से समझिए कि यदि कुछ ग्रह पृथ्वी पर अगर हम उनकी परिकल्पना करें जहाँ पर मनुष्य नहीं है या जहाँ धरातल तो बहुत अधिक है, धरातल की या धरा की कोई कमी नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन नहीं है, तो उसको हम राष्ट्र की संज्ञा नहीं दे सकते। जैसे कि चंद्रमा है, मंगल ग्रह आदि है, तो इनको हम राष्ट्र नहीं कह सकते। राष्ट्र हम किसको कह सकते हैं, राष्ट्र हम पृथ्वी को ही कह सकते हैं। तो पृथ्वी को मातृभूमि इसीलिए कहा जाता है और यह नाम तभी सार्थक होगा जब कोई पुत्र उस पृथ्वी को माँ के समान चाहेगा। क्या यहाँ पर थर्ड लाइन लिखी है, देखिए कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। क्या लिखा है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मनुष्यहीन पृथ्वी अगर होगी तो उसको हम राष्ट्र की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। और पृथ्वी को मातृभूमि हम तभी कह सकते हैं, ये नाम तभी सार्थक होगा जब पृथ्वी पर जन होंगे और उससे भी अधिक ये नाम तब सार्थक होगा जब कोई पुत्र उस पृथ्वी को क्या कहेगा, अपनी माँ कहेगा। अतः मातृभूमि कहलाने के लिए भूमि को किसकी आवश्यकता होगी, भूमि को उसके पुत्रों की अर्थात नागरिकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, समझ में आया।
कि भूमि को अपने आप को, किसी भी भूमि को, किसी भी पृथ्वी के किसी भी अंग को अपने आप को मातृभूमि कहलाने के लिए लोगों की, उसके पुत्रों की या उसके लोगों की या उसके नागरिकों की, जनता की आवश्यकता होगी। और राष्ट्र के जो दो प्रधान अंग हैं वो निश्चित भूभाग एक अंग और उस भूभाग पर रहने वाले नागरिक दूसरा अंग, इन दोनों का किसी भी राष्ट्र की संकल्पना के लिए होना नितांत आवश्यक है। और वास्तव में किसी देश के नागरिक ही उस पृथ्वी के सच्चे पुत्र हैं। और किसी भी भूभाग का राष्ट्र कहलाना तभी सार्थक होगा जबकि उस पर निवास करने वाले लोगों के हृदय में मातृभूमि के लिए सम्मान और उसके लिए मर मिटने का संकल्प होगा। यहाँ पर ये जो बात कही गई है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, कि ये जो माता भूमि है और मैं उसका पुत्रोहम पृथिव्या, और अहम मतलब मैं, पुत्रो मतलब पुत्र, पृथिव्या मतलब पृथ्वी का, कि ये भूमि जो है ये माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। तो जब ये भाव लोगों के हृदय में जागृत होगा कि हम राष्ट्र के बच्चे हैं, राष्ट्र के पुत्र हैं, तभी लोगों के हृदय में मातृभूमि के लिए सम्मान होगा और मर मिटने का संकल्प होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो मेन बात कही गई है, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में, एक नया क्वेश्चन भी बन के आ रहा है इधर जब से आपका सीबीएसई बोर्ड पैटर्न हुआ है क्लास की, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में लेखक क्या कहना चाहता है। जैसे आपको 10th तक इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट 12th में बड़े सीनियर क्लास है अब आपका, बल्कि स्कूल की दृष्टि से तो मोस्ट सीनियर क्लास है। तो इसमें इस तरह से भी पूछा सकता है कि लेखक इस पैराग्राफ में क्या कहने की कोशिश इस अवतरण में कर रहा है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि लेखक यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो राष्ट्र की परिकल्पना है वो उसके नागरिकों से ही होती है, और नागरिकों के हृदय में जो राष्ट्र प्रेम की भावना है उस पर उस भावना के होने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, फिर से ध्यान से सुनिए, कि नागरिकों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना के होने की आवश्यकता पर लेखक यहाँ पर बल दे रहे हैं। समझ में आ गया? और फिर वो ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीयता की भावना है उसका मूल मंत्र ये है कि हम जिस भूमि पर निवास करते हैं उसके प्रति मातृभूमि का भाव हम विकसित करें, और पृथ्वी माँ है और हम सब उसके पुत्र हैं। ये मनोभाव जब लोगों में विकसित होगा, लोगों में पल्लवित होगा, उत्पन्न होगा, तभी उनके हृदय में राष्ट्रीयता की भावना अंकुरित होगी। भाषा यहाँ पर सरल है और प्रसाद गुण है, क्योंकि इस बात को पढ़ करके हमारे अंदर खुशी का भाव उत्पन्न होता है, तो प्रसाद गुण है। और शैली में विचारात्मकता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि विवेचनात्मक शैली है, लेकिन यहाँ तक आपको बताया था इन 2-3 पैराग्राफ्स में और पहले के पैराग्राफ्स में भी, लेकिन यहाँ पर विचारात्मक शैली है कि उन्होंने अपने विचार जो हैं वो व्यक्त किए हैं। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद देखिए, इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो भाव है, यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है, यहाँ से देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद देखिए, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं, कि जो मनुष्य है उसके हृदय में जब इस सूत्र का अनुभव होगा, इस सूत्र का सूत्रपात वो करेगा, और जब वो अपने अंदर ये भाव लाएगा कि पृथ्वी मेरी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं, तो ये मनोभाव जब लोगों के हृदय में उत्पन्न होंगे तभी उनके हृदय में राष्ट्रीयता की भावना जो है वो अंकुरित होगी। और राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने पर ही वो राष्ट्र निर्माण के पुनीत कर्तव्य में संलग्न होंगे। जब राष्ट्रीयता की भावना उनमें होगी तभी वो राष्ट्र निर्माण के पुनीत कर्म में अपने आप को संलग्न करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट
प्रकट होता है। नमो मातृ पृथिव्ये, नमो मातृ पृथिव्ये, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। एक सरल सा पैराग्राफ है ये, काफी पैराग्राफ्स के बाद इसको हम फिर से एक बार रीड करते हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहां यह भाव नहीं है वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मातृ पृथिव्ये, नमो मातृ पृथिव्ये, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं वो कि जब ये भाव कि कि भूमि माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ, कौन से भाव की बात कर रहे हैं? ये जो ऊपर आपको बताया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। तो जब ये भाव कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, जब ये भाव लोगों के मन में सशक्त रूप से जागता है, मतलब शक्ति के रूप में जागता है, और तभी जो है वो राष्ट्र निर्माण का जो स्वर है वो वायुमंडल में भरता है। अर्थात जब हम किसी चीज को अपनी, मतलब माँ क्या होती है, आप इसको इस तरह से समझिए कि माँ क्या होती है, माँ के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होता है। किसी भी स्थिति में हम अपनी माँ के पास ही जाते हैं, चाहे अच्छी हो चाहे हमारा मन दुखी हो, हम अपनी माँ से सबसे पहले बात करना चाहते हैं। तो जब ये भाव व्यक्ति के मन में आ जाएगा तो जो राष्ट्र निर्माण का स्वर होगा कि ये हमारी माँ है, ये पृथ्वी हमारी माँ है और इसके निर्माण में हम कुछ करें, तो वो स्वर स्वयं वायुमंडल में भर जाएगा। और इस भाव के द्वारा ही जो मनुष्य होगा वो पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करेगा। और जहां पर भी मनुष्य के अंदर ये भाव होगा वहां स्वयं राष्ट्रीयता की भावना अंकुरित होगी। और जहां ये भाव नहीं होगा वहां मनुष्य में और पृथ्वी का जो संबंध होगा वो अचेतन होगा, जड़ होगा। अर्थात अचेतन मतलब उसमें कोई चेतना नहीं होगी, उसमें कोई जोश नहीं होगा मनुष्य का, उसके लिए कुछ करने का मन नहीं होगा। आप जैसे आप छोटे सा बेटा इस एग्जाम्पल से समझिए कि अगर हम अगर आपका अपने घर में कमरा है, अगर आपका अपने घर में रूम है, तो आपके लिए वही पृथ्वी है ना। आप कहीं नदी नाले नहीं पार कर रहे हैं, समुद्र में नहीं जा रहे हैं, समुद्र से सीपी खोजने नहीं जा रहे हैं, या हिमालय पर्वत की चढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने घर में एक रूम में बैठे हुए हैं, और एक रूम में जब आप बैठे हैं तो वो आपका एक रूम बना दिया गया। और आजकल तो जब से ये कोविड वगैरह आए और ऑनलाइन क्लासेस आए, तो आपको एक स्थान घर में दिया गया है जहां पर बैठ करके आप अपनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब अगर आप उस प्लेस से, उस जगह से प्रेम करते हैं, तभी आप उसको साफ सुथरा रखेंगे। सिंपल सी बात है। मम्मा तो रोज कहेंगी कि आप अपना कमरा साफ करिए, आपको प्यार से कहेंगी, डांटेंगी, पिटाई भी लगा देंगी, कुछ भी करेंगी, क्योंकि बहुत दिनों से आप घर में हैं, तो इरिटेट हो जाएंगी, गुस्सा करेंगी। लेकिन वो जब तक आपके विदिन नहीं आएगा कि मुझे इस रूम में पढ़ाई करनी है, या ये मेरा रूम है, मैं यहाँ सोती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, अपना मी टाइम स्पेंड करती हूँ, तो जब तक आपके मन में ये भावना नहीं आएगी कि ये मेरा रूम है और मुझे इसको साफ करना चाहिए, तब तक आप उसको नहीं करेंगे। अपने आप नहीं करेंगे। करेंगे क्या? चाहे मम्मी कितना बोलें, चाहे पापा से शिकायत करें, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस समय आपके मन में आएगा कि मुझे आज अपने रूम को ठीक करना है, या ये मेरा रूम है, मैं इसको रोज ठीक करूं, तो जैसे ही उसमें मैं की भावना आ जाएगी, यहाँ पर मैं से मतलब अहम या ईगो से, यहाँ मैं से मेरे की भावना कि ये मेरा रूम है, मुझे ठीक करना है, ये मेरा घर है, मुझे इसे साफ सुथरा रखना है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरी इस स्कूल की प्रॉपर्टी जो है इसका संरक्षण करना मेरा परम कर्तव्य है। जब इस तरह की चीजें आएंगी, जैसे आपको क्या होता है, आप अपनी माँ को भी प्रेम करते हैं और अपनी फ्रेंड की मदर को भी आप रिस्पेक्ट देते हैं, आंटी कहते हैं, उनको नमस्ते करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, लेकिन जो माँ के प्रति भाव होगा वो आंटी के प्रति तो उतना नहीं होगा ना। तो यही चीज यहाँ पर ये वो कह रहे हैं कि जब तक ये भाव मनुष्य के अंदर नहीं होगा कि ये पृथ्वी मेरी माँ के समान है, तब तक मनुष्य जो है वो उसमें चेतनता नहीं होगी, वो अचेतन बना रहेगा और जड़ बना रहेगा। और जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचान लेगा, कि जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचान लेगा, कि जब जैसे ही जिस पल मनुष्य को लगेगा कि ये मेरी पृथ्वी है और मैं उसका पुत्र हूँ, जिस पल आपको लगेगा कि ये मेरा रूम है और मुझे इसको साफ सुथरा रखना ही है, तो फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी, आप उस काम को खुद करेंगे।
करेंगे ना। तो वही चीज है कि जिस समय आपका मन होगा, जिस समय आप अपने मन को इस भाव से भरेंगे कि ये जो भूमि है ये मेरी माँ है और मैं इसका बच्चा हूं और मुझे इसके प्रति अपने सारे कर्तव्यों का पालन करना है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होगा। जैसे ही हम सोचेंगे कि ये पृथ्वी हमारी माँ है, तो हमारा मन इस पृथ्वी के प्रति आनंद से भरेगा, श्रद्धा से भरेगा, खुशी से भरेगा, रिस्पेक्ट से भरेगा। और हम जब रिस्पेक्ट देते हैं किसी को, जब हम श्रद्धा भाव से देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसको प्रणाम करते हैं। हम सबको प्रणाम नहीं करते, हम उसी को प्रणाम करते हैं। आप उसी को विश करते हैं जिसके मन में आपके लिए श्रद्धा होती है। होता है ना, आप स्कूल आते हैं, आपसे कहा जाता है विश योर टीचर, आप विश करते हैं, लेकिन आपको पता है कि जिस टीचर को आप बहुत पसंद करते हैं उसको आप दौड़ करके विश करते हैं। वो विश दौड़ करके क्यों करते हैं? या जो आपसे बड़े हैं, जिनका भी आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनको आप तुरंत चाहते हैं। कभी कभी आपके घर में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपको बहुत अजीज होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं, तो जब वो जाते हैं तो आप तुरंत उनके चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप उनको अपना समझते हैं और उनके प्रति आपके मन में आदर होता है, प्रेम का भाव होता है, श्रद्धा का भाव होता है। तो आपका जो हाथ है वो स्वमेव जुड़ जाता है, आपको कहना नहीं पड़ता है, किसी को कहना नहीं पड़ता है देखो अंकल आए, आंटी आए तो नमस्ते करो या प्रणाम करो। आप खुद वो करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा है। तो जब श्रद्धा होती है तो उसके साथ प्रणाम भाव भी व्यक्ति में जागृत होता है। ठीक है। और जो वो प्रणाम भाव किस तरह से जागृत होता है, ये यहाँ पर इन्होंने बताया है। नमो मातृ पृथिव्ये, नमो मातृ पृथिव्ये। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। तो वहां जब आपके अंदर ये भाव जागृत होता है कि मैं इस भूमि का पुत्र हूं और ये मेरी माँ है, तो आप स्वयं प्रणाम भाव जागृत करते हैं। स्वयं जागृत हो जाता है, आपको करना भी नहीं पड़ता है। और आपके मन में माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है गुंजायमान होता है। मतलब वो एक इको करती है वो ध्वनि आपके अंदर। आप जैसे इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भले ही हम सबको अपने देश से प्रेम होता है, देश की भूमि से प्रेम होता है, मातृभूमि से प्रेम होता है, लेकिन जब भी 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आती है, तो जो सॉन्ग्स बजते हैं, जो डांस होते हैं, जो स्किट्स होती हैं, उनमें इस तरह के भावों को प्रकट किया जाता है जिससे कि हमारे मन में मातृभूमि के प्रति अपार श्रद्धा और अगाध प्रेम और दृढ़ निश्चय हो कि हमको इस पृथ्वी के लिए कुछ करना है ना। हम सब जानते हैं कि बहुत लोगों ने फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए और इस पृथ्वी को स्वतंत्र कराने के लिए, अगर हम भारत देश की बात करें, अपने प्राणों की आहुतियां दी। ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन हम अपने जीवन में संलग्न रहते हुए इन चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी आती है, जैसे ही 15 अगस्त आता है, जैसे ही आपको पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनाया जाता है, पेट्रियोटिक डांस दिखाया जाता है, पेट्रियोटिक स्किट आप लोग करते हैं स्कूल में या देखते हैं, या कोई भी फिल्म देखते हैं, तो उसको देख करके क्या होता है, उसको देख करके हमारा वो जो देशभक्ति वाला भाव था वो जागृत होता है और देश के प्रति और देश के वीर सपूतों के प्रति हमारा हृदय श्रद्धा और प्रेम से भर जाता है। तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि ये रैपिडली ना हो या इंस्टेंट ना हो, बल्कि हर समय मनुष्य के मन में ऐसा भाव रहे, हर समय मनुष्य के मन में ऐसा भाव रहे कि ये माँ है और मेरी ये पृथ्वी जो है ये मेरी माँ है और मैं इससे प्रेम करता हूँ। समझ में आया कि ये पृथ्वी मेरी माँ है और मैं इससे प्रेम करता हूँ। ठीक है। तो ये पैराग्राफ यहाँ तक मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। इसको आप एक बार रीड करिए जरा कि ये क्या यहाँ पर कह रहे हैं।
पढ़ा आपने, फिर से हम एक रीडिंग लगा रहे हैं। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर लेखक जो हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो राष्ट्र के 3 अंग हैं, पहले आपको प्रसंग बता दे रही हूँ मैं कि आप क्या लिखेंगे कि जो लेखक हैं वो राष्ट्र के 3 अंग मानते हैं, जन, भूमि, जन और संस्कृति। ये तो देखिए, कोई भी पैराग्राफ आएगा बेटा तो आपको बार बार प्रसंग में यहाँ से ही स्टार्ट करना होगा। फर्स्ट लाइन आप यही लिखेंगे कि लेखक ने राष्ट्र के 3 अंग माने हैं, भूमि, जन और संस्कृति, और इन तीनों के प्रति प्रेम होने के कारण ही राष्ट्रीयता के भाव जो है वो उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर हम राष्ट्र के द्वितीय अंग जन की बात जो है वो यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। और पृथ्वी को माता समझकर उसके प्रति प्रणाम भाव जो मनुष्य रखता है, उसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। क्या कहना चाह रहे हैं लेखक? यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जो है वो पृथ्वी से प्रेम करता है और पृथ्वी को अपनी माँ समझता है, उसके प्रति प्रणाम भाव को जानता है, अपने प्रणाम भाव को जो जानता है, वही व्यक्ति जो है वो मनुष्य के पृथ्वी के वरदानों पर जो है वो पृथ्वी के वरदानों पर अपने को पार्ट लेने का, मतलब उसको पृथ्वी के वरदानों को प्राप्त करने का अधिकार है। और मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने से ही मनुष्य के साथ हमारा संबंध जुड़ेगा, जब हम मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो लेखक, तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये लाइन आपकी है कि यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि जो भूमि है वो माँ है और मैं उसका बेटा हूँ, और यही भाव जो है वो राष्ट्रीयता का मूल मंत्र होता है। और पृथ्वी माँ के प्रति प्रणाम और श्रद्धा का जो भाव है, उसके उत्पन्न होने पर मनुष्य का जो संबंध है वो भूमि के साथ स्वयं जुड़ जाता है। जब मनुष्य पृथ्वी के प्रति प्रणाम और श्रद्धा का भाव रखता है तो उसका भूमि के साथ संबंध स्वयं जुड़ जाता है, और इसी दृढ़ आधार पर राष्ट्र का प्रेम और राष्ट्रीयता का भव्य भवन भी खड़ा किया जा सकता है। किस दृढ़ आधार पर? कि ये भूमि है और ये मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ, और इसी मेरी माता पृथ्वी को प्रणाम है। कौन सा भाव? कि भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ और माता पृथ्वी को प्रणाम है। इसी भाव के साथ जो प्रेम है, राष्ट्रीय प्रेम या राष्ट्रीयता का भाव, भव्य भवन भी हम खड़ा कर सकते हैं। और जो व्यक्ति इस भूमि को मातृभूमि नहीं समझेगा, उसके हृदय में देश के प्रति अनुराग और राष्ट्रीय भाव का अंकुर कभी भी नहीं उत्पन्न होगा। और लेकिन जो व्यक्ति ये समझेगा कि भूमि मेरी माँ है और मैं उसकी संतान हूँ, तो उसी के अंदर जब ये भावना जिस भी व्यक्ति के अंदर आएगी, तो यही भावना व्यक्ति के कर्तव्य और अधिकार की जननी होगी। कर्तव्य क्या? कि हम किस तरह से राष्ट्रीय संरक्षण करें, अपनी भूमि की उपयोगिता बढ़ाएं, और अधिकार मतलब कि किस तरह से हम उस पृथ्वी का सुख भोगें। तो माँ के प्रति जो कर्तव्य एक पुत्र का होता है, वही कर्तव्य यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि वो इस मातृभूमि के प्रति हम सबका है, और जो इस भूमि को माँ समझता है, उसे ही इस पृथ्वी की संपत्ति में, अर्थात अपने राष्ट्र की संपत्ति में भाग पाने का अधिकार भी है। भाग पाने का अधिकार आप समझ रहे हैं ना? भाग पाना मतलब कि उससे चीजों को प्राप्त करना, भाग जाना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? कि यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो माँ के प्रति
जो कर्तव्य एक पुत्र का होता है वही कर्तव्य इस मातृभूमि के प्रति हम सबका होता है। और जो इस भूमि को अपनी माँ समझता है उसे ही इस पृथ्वी की संपत्ति में या राष्ट्र की संपत्ति में भाग पाने का अधिकार होता है। और माँ के प्रति अनुराग और सेवा भाव ही पुत्र का स्वाभाविक धर्म होता है, कर्तव्य होता है। और उसके पीछे कोई भी स्वार्थ नहीं होता है कि माँ को प्रेम करेंगे और माँ के की सेवा करेंगे। इसका स्वाभाविक धर्म और कर्तव्य ही मनुष्य के अंदर बलवती होता है अपनी माँ के लिए, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो वही भाव हमको अपनी पृथ्वी के साथ भी उत्पन्न करना होगा। और यदि कोई स्वार्थ के कारण अपने माता पिता की सेवा करेगा तो फिर वो पतन की ओर जाता है। तो इसी तरह से यदि कोई अपने स्वार्थ के कारण इस पृथ्वी का सुख भोगेगा तो उसका पतन भी निश्चित होगा। और हम इस पृथ्वी माँ के पुत्र हैं, इसलिए निस्वार्थ भाव से हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण जो है वो निहित है। ठीक है, तो इसलिए जो भी मनुष्य मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ेगा वो पहले अपने कर्तव्य भाव को पूर्ण करेगा। देखिए लास्ट लाइन लिखी है कि जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए कि मनुष्य जो है वो अपनी पृथ्वी को माँ समझे और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करे, और इसी में मनुष्य का कल्याण जो है वो निहित है। तो लेखक का यहाँ पर ये दृढ़ विचार है कि जब तक कोई व्यक्ति इस भूमि को अपनी माँ नहीं मानेगा और उसको प्रेम और श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखेगा, तब तक उसके हृदय में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं होगी। और जिस प्रकार से माँ के प्रति कर्तव्य पालन जो है वो एक पुत्र का धर्म होता है, उसी प्रकार से इस मातृभूमि के प्रति भी कर्तव्य पालन किसका धर्म है? हमारा धर्म है। यहाँ पर जो भाषा है वो कैसी है? वो शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित हिंदी है। ठीक है, और इसमें इस पैराग्राफ में संस्कृत की भी तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जो शैली है वो विवेचनात्मक है। ठीक है, जो शैली है वो विवेचनात्मक है। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया। अभी इसमें टाइम लगेगा क्योंकि पैराग्राफ जो चैप्टर है वो बहुत हम इसे सरल नहीं कह सकते, कठिन चैप्टर है। हम इसे बहुत ज़्यादा सरल तो नहीं कह सकते हैं, और अभी इसमें 1-2 दिन अभी आपके और लगेंगे। और इसके साथ ही एक चीज़ और कि अब से कभी कभी या रोज़ भी जब भी आपका क्लास होगा मैं आपको 2 वीडियोस भेजूंगी, क्योंकि अगर 2 वीडियोस नहीं भेजेंगे तो फिर आपका कोर्स टाइम से कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि बीच में पेंडेमिक बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए हम लोगों को सिस्टर ने कहा था कि आप लोग एक वीडियो ही भेजिए, क्योंकि कभी बच्चों के घर में किसी की तबीयत खराब है या कुछ और प्रॉब्लम है। बट नाउ बाय गॉड्स ग्रेस वी ऑल आर गुड, वी ऑल आर फाइन, एंड आई होप सो यू ऑल आर ऑल्सो फाइन। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ आपको एक वीडियो से ज़्यादा ही भेजूँ, कम से कम 2 भेजूँ। अगर कभी नहीं भेज पाती हूँ तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा, लेकिन आपको अक्सर आप 2 वीडियो ही मिलेंगे, क्योंकि अगर नहीं मिलेंगे तो फिर आपका टाइम से कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग स्कूल में बेटा रोज़ पढ़ते हैं, इस चीज़ को समझिएगा कि स्कूल में हम लोग रोज़ 30 से 35 मिनट पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पर से आप केवल 2 वीडियो 15-20 मिनट के, तो उससे आपका कोर्स नहीं कंप्लीट होगा। वो हबड़ तबड़ में और बस एक फॉर्मेलिटी के लिए कोर्स कंप्लीट करना इज़ नॉट माय नेचर, और वो सही भी नहीं है, मॉरली भी मेरे लिए सही नहीं है और आपके भविष्य के लिए भी सही नहीं है। इसलिए सिस्टर से परमिशन लेकर के आपको हम अक्सर करके 2 वीडियो भेजेंगे टॉपिक के हिसाब से। जब एक ही टॉपिक एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा तो कोई बात नहीं तो 2, जिससे कि आप उसको करें। तो अब आपको पर वीक 4 वीडियोस, 3 to 4 कह सकती हूँ मैं, मिलेंगे। तो आप इतनी कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहती कि मैंने आज ही वीडियो भेजा तो आप आज ही देखिए, बट ये ज़रूर कहूँगी कि जिस वीक का काम है उस वीक में ही आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हिंदी में साथ साथ चलेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बाद में आप आउटगोइंग बच्चे हैं और जब भी स्कूल खुलेगा, अभी कुछ भी नहीं पता है कि कब स्कूल खुलेगा कब नहीं खुलेगा, और उसके साथ साथ आपको अपने बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी तैयारियाँ करनी है। तो अगर आप वीकली मेरे साथ चलते रहेंगे तो फिर आपको हिंदी में एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होगी, इफ़ यू आर रेगुलर। सो प्लीज़
mind it, and just take care of this subject also. Okay, as this is very important subject for your boards and for your life also. You will learn many good things in this subject, and एक relief भी मिलता है आपको हर समय साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के आप जो थकान महसूस करते हैं वो हिंदी में थोड़ा सा रिलैक्स होता है माइंड। तो इसको आप देख लीजिए। जो नहीं समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में या मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से पूछ लीजिए। एक बात और कि कोशिश करिए कि रात में 8 बजे के पहले ही आप फ़ोन कॉल कर लीजिए, और अगर कभी मैं आपका फ़ोन ना उठा पाऊँ तो काइंडली एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि आई एम दिस एंड आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, सो आई विल गिव यू टाइम ऑल्सो दैट इन दिस टाइम यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। क्योंकि अब हम लोग स्कूल भी जा रहे हैं तो हो सकता है कि सुबह के समय आप फ़ोन करें या मैसेज करें तो मैं ना देख पाऊँ, तो इसलिए काइंडली सी टू इट। मैं आपको जवाब अक्सर करके देती हूँ बच्चों को, लेकिन अगर कभी ना दे पाऊँ तो आप फिर कुछ एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि मैम, और प्लीज़ अपना नेम एंड सेक्शन ज़रूर लिखिए कि एटलीस्ट मुझे पता चले कि मुझसे कौन बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं उसको क्या जवाब दे रही हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको आप डोंट टेक इट अदरवाइज कि मैम ने मुझसे मेरा नाम और क्लास पूछ लिया। आप सीधे से पूछते हो, मिस इसमें क्या करना है, मैम उसमें क्या करना है। मुझे कुछ पता ही नहीं कि कौन सा बच्चा पूछ रहा है, किस क्लास का पूछ रहा है, 10th का पूछ रहा है, 12th का पूछ रहा है, 11th का पूछ रहा है। तो एटलीस्ट आई शुड नो कि हु आर यू एंड टू whom I am talking. Okay, so just read it. Try to understand. If you are having any problem, then please ask, and take very good care of your health also, and we will meet again in our next video. Till then, bye bye. God bless you. Thank you.